नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ कहें तो टीवी पे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जाने माने चेहरा डॉक्टर एपी प्रियदर्शी सर को लोग जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे कि 10वीं बार एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लिया। साथ ही साथ पहला सौभाग्य नीतीश कुमार को मिलने गया कि जिसमें कि बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके शपथ ग्रहण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शरीक हुए और उसका गवाह बने। इसमें अगर हम बात करें तो दर्जनों चीफ मिनिस्टर से लेकर के तमाम गायक, चाहे पवन सिंह की बात करें या फिर या मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें या तमाम विधायक, लाखों लाख की संख्या में जनता जनार्दन भी वह गांधी मैदान में शरीक हुआ। प्रधानमंत्री कहें तो साथ ही साथ थे, गृह मंत्री थे, जेपी नड्डा थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो खास करके शपथ ग्रहण था मुख्यमंत्री का, उसको ऐतिहासिक बनाने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़े। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर के बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो खेल बिहार में हुआ बंगाल में होने नहीं देंगे। हिंदुत्व का एक चेहरा हमारे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर हैं। सबसे पहले बताइए सर, आपको ये बताइए कि आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण किए हैं नीतीश कुमार। उनको ढेर सारा बधाई और उनको स्वस्थ रहने की कामना और समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर ये बिहार के शिल्पकार माननीय नीतीश कुमार जी को दीर्घायु होने की भगवान से प्रार्थना। यह 10वीं बार हुई तो ये भी ऐतिहासिक है कि 10 बार कोई भी मुख्यमंत्री बिहार का कोई नहीं लिया है। कोई भी अब तक 10 बार शपथ नहीं लिया है। एक बात। दूसरी बात कि इनका कार्यकाल जो रहा है वो साफ सुथरा और दाग छवि का, बेदाग छवि का रहा है। यह भी एक ऐतिहासिक है। बाकी सबने कुछ दिन रहे, उसके बाद उसमें कोई ना कोई दाग लगा, कुछ न कुछ लगा, इसके कारण उन्हें हटना पड़ा या हटाना पड़ा। लेकिन ये निर्विवाद मुख्यमंत्री अभी तक हैं और इसमें एनडीए का समर्थन लगातार उनको चल रहा है। कुछ बीच में छोटी मोटी टूट फूट को छोड़ दें तो लगातार लगभग 18 साल तक इनका सरकार इनके साथ एनडीए का रहा है। और इसलिए एनडीए का सार्थक रहा है कि चूंकि एनडीए चाहता है, भाजपा चाहता है कि बिहार में विकास हो, बिहार प्रगति के ओर चले, बिहार सबसे जो पिछड़ा राज्य है उससे निकल करके विकसित राज्य में के श्रेणी में आए। यही उसकी चाहत है, यही उसकी उत्कंठा थी और अब यह मूर्त रूप ले चुका है। और जो ये अगला जो मैं ये 5 साल आप देख रहे हैं, या अगला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा, ऐतिहासिक होगा, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब कि किसी भी घर को बनाने के लिए पहले जो समय लगता है वो धीरे धीरे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है और उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन अब उसको सजाने का काम आता है। तो सजाने का काम, रंग रोगन करने का काम। तो ये जो 5 वर्ष है यह बिहार को सजाने और रंग रोगन करने का समय है, ताकि लोग भी देखें कि यहाँ का बिल्डिंग कैसा बना है, घर का बगल के लोग भी देखेंगे कि बिल्डिंग कैसा बना हुआ है। तो इस तरह से अब जो बिहार है वो सजने संवरने के लिए बिहार 5 साल मिला है और खूब अच्छी तरह से मिला है कि इतना बड़ा भारी जनादेश मिला है। अब देखिए, चुनौतियाँ भी बड़ी होती है, जितने भी बड़ा मैंडेट मिलता है तो उसकी चुनौतियाँ भी बड़ी होती है। जैसे अब जो चुनौतियाँ हैं बिहार सरकार के पास कि अच्छे से जितने भी बाकी वैकेंसियां हैं उसको भरा जाए, जितने भी परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, जितने भी परीक्षाएं हैंडल अवरुद्ध है वो जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाए। मैं अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो स्वास्थ्य की 2-4 परीक्षाएं हैं जो अभी तक लंबित है। मैं सरकार के से आगाह करूंगा, अगर जो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो परीक्षाएं लंबित है उसको जल्दी से जल्दी इसके कार्यक्रम को बढ़ा करके और परीक्षा को जल्दी लिया जाना चाहिए। ये सब चुनौतियां जो है ये सरकार के लिए है और उसके साथ साथ पारदर्शी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए।
पारदर्शी तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा का भी परीक्षा होना चाहिए। तो ये सब चुनौतियां हैं जिसको यहाँ अमली जामा पहनाने की जरूरत है और इसका जो कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए ये तुरंत निर्धारित कर इस पथ पर आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए सर, अगला सवाल आपसे हम करेंगे, सीधा सवाल रहेगा कि देखिए एक तरफ एनडीए की प्रचंड जीत हुई, सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो गया। अब ये बताइए कि एक तरफ विपक्ष कह रही है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है वो शर्मनाक हुआ है, आज तक के लोकतंत्र में इस तरीका का चुनाव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, जो कि सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल करके ये जो इस बार का बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसको हाईजैक किया गया है और मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। जी, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जो किसी अपने पर दोष कभी नहीं लेते हैं। जैसे बहुत सारे किसान होते हैं जो खेती करते नहीं हैं, फसल में पानी देते नहीं, आप कोसते हैं कि सूर्य भगवान ज़्यादा देर तक उग गए, इसके कारण मेरा फसल बर्बाद हो गया। अरे तुम पहले अच्छा फसल उपजाओगे तब ना, फसल में मेहनत करोगे तब ना, समय से पानी उसमें दोगे तब ना, समय से उसका निकोनी बोरोनी करोगे तब ना तुम्हारा फसल अच्छा देगा और उसमें से आएगा, उसमें से यील्ड ज़्यादा आएगा। तो तुम वो खेती करोगे अच्छे से नहीं और तुम बार बार फसल खोजते हो तो लोग समझता नहीं, कितना दिन तक तुमको ऐसा ही फसल मिलते रहेगा, कितना दिन तक जातिवाद का वो घोल पिला करके लोगों को रखोगे, कितना दिन तक धर्म को आड़ में तुम वोट लेते रहोगे। तो यही सब उससे टूटा है, तो वो चिलमिला रहे हैं। वो समझ रहे थे कि ये हमारा बपौती है, यादव एम समीकरण, ये हमारा बपौती है, बाकी सबको डरा धमका करके इधर से उधर करके वोट ले लेंगे। तो ये तो सुशासन की सरकार थी ना। एक और सवाल, डराना धमकाना तो था नहीं। एक और इस बार सुनिए, वो उनको जो बौखलाहट इस बात के लिए नहीं है कि वो हार गए, बौखलाहट इस बात के लिए है कि जाति बंधन टूट गया है, धर्म का बंधन टूट गया है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, इसके लिए बौखलाहट है। और आंदोलन क्या करेंगे? आंदोलन तो पहले वो निश्चित रूप से अपने आत्म मंथन करें कि मैं ऐसा क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए था मुझे जो मेरी खेती सूखी। ये किसान अगर किसी का खेत सूख जाता है, किसी का खेत में बगल के लहलाया उसका अगर नहीं हुआ फसल, तो पहले उसको अपने आत्मलोकन करना चाहिए, उसको आत्ममंथन करना चाहिए कि मेरा बीज खराब था, मेरा मैं सही समय से बोया नहीं, सही समय से उसमें खाद नहीं डाला, सही समय से उसको देखभाल नहीं किया, जिसके कारण मेरा फसल बर्बाद हुआ। तो अगले बार साल ऐसा ना करें। तो ये ना कह करके वो कहते हैं कि जा करके कि हम सूर्य भगवान को गोली मारेंगे। वो ऐसा कर रहा है कि सूर्य भगवान को गोली मारेंगे। जैसा आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हैं, अरे मूर्ख, ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं किया। ज्ञानेश कुमार अगर तो आप जितना बार जांच करोगे, जितनी बार करोगे, डाटा तो पंचायत स्तर तक है, गांव स्तर तक है, घर घर तक स्तर है। अगर तुम उसी का विश्लेषण कर लो ना, तुमको दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? ज्ञानेश कुमार के पास जाने की क्या जरूरत है? कहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, किस बूथ से कितना वोट उसको मिला ये पता चल जाएगा, और कौन कौन वोट दिया ये पता चल जाएगा। इतना भी संभव है, अगर कोई जानकार आदमी होगा तो वो भी संभव कर सकता है। एक और सवाल रहेगा सर, एक तरफ एनडीए के मंत्रिमंडल का कहें तो शपथ ग्रहण हो रहा था नीतीश कुमार के साथ, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर मौन व्रत पे चले गए थे आज के दिन, इसको कैसे आप देख रहे हैं? हाँ, वो तो निश्चित रूप से उनको मौन व्रत किया, उनको कुछ दिन तक अज्ञातवास में चला जाना चाहिए। अभी मौन व्रत में गए हैं, कुछ दिन के लिए अज्ञातवास में चला जाना चाहिए। इसलिए अज्ञातवास में चला जाना चाहिए कि वो जो लेकर के चल रहे थे, जो अपना एजेंडा लेकर के चल रहे थे, उस एजेंडा को बिहार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उस एजेंडे को नहीं किया। तुम क्या दोगे उस पर एजेंडे पर नहीं गया। अभी क्या है, क्या मिल रहा है, क्या मिला है, इस पर गया है। तो अभी अज्ञातवास में जो मौन व्रत धारण किए हैं, उसके बाद अज्ञातवास में जाइए और उसके बाद फिर ऐसा ही चुनावी मेढक के तरह 4 साल के बाद आइएगा, तो फिर ऐसा ही मिलेगा जीरो, फिर ऐसा ही मिलेगा जीरो। एक अंतिम, इसलिए देखिए, चुनावी जो मैं समझता हूँ कि नेता बनना सबसे कठिन काम है। जो समझता है कि नेता बनना बहुत आसान काम है, नहीं, नेता बनना सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसको सबको समझ करके जनता क्या मांगती है, जनता को क्या चाहिए, जनता को किस तरह से खुश किया जा सकता है, और जनता को क्या अभी की जरूरत है
वो उस पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अब जैसे मान लिया कि आपको घर की जरूरत है तो आप कह रहे कि बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपया देंगे। अरे पहले घर की जरूरत है तो आप कह रहे बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपया देंगे। आपके बच्चे का पढ़ाई की जरूरत है तो वो 2-5 वर्ष के उसको स्कूल की जरूरत है, कहेंगे कि ऐसा है कि वो तो आपके बेटी को बेटी होगा तो उसके लिए 20 लाख रुपया जमा कर देते हैं। अरे जब होगा तब की बात है, आज की बात ये है। तो उसी तरह से बिहार की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य, शिक्षा जो उपलब्ध हुए, सड़क परिवहन जो उपलब्ध हुआ, रोजी रोजगार जो उसको मिलने लगे। आप देखिए आज के समय में कहीं से भी लोग रहता है 4 घंटे में पटना पहुंच जाता है, कहीं से भी रहे। इसी को आप अगर पहले किए हुए थे तो निश्चित रूप से आपको आगे आगे बढ़ाता। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, चूंकि एसआईआर का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है और जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार ने फैसला लिया कि तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके अब एसआईआर हो करके रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में धमकी दे डाली कि जिस प्रकार से खेल बिहार में खेला गया ज्ञानेश कुमार के मिलीभगत से और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे, अमित शाह के इशारों पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पे, हम बंगाल में ये लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो कर गुजरना पड़े। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या एसआईआर रुक जाएगा बंगाल में? देखिए, आपने सही बताया कि जो बिहार में हुआ वो बंगाल में नहीं होगा। नहीं, बिहार में थोड़ा बहुत एसआईआर में कमियां रह गई है अभी भी। मैं कह रहा हूँ अब बंगाल में पूरी तरह से ये कमियां दूर हो जाएगी। और वो चिल्ला रही है, अभी चिल्ला रही है, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि नो रोड पर नाचना भी पड़ सकता है उसको, इसलिए कि वो उसी के साथ ही सहारे वो अपनी राजनीति चलाना चाहती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, भारत अब ऐसा नहीं होने देगा। अब जो भारत का वोटर है, भारत का जो यहाँ का नागरिक है, वही वोट देने का अधिकारी होगा। और इससे कुछ कमियां जो रह गई है, जो डुअल अभी भी बच गए थे, अब वहाँ ये बचने वाले नहीं है। आज कान खोल करके सुन ले, वहाँ से एसआईआर होगा और इससे अच्छी सघन एसआईआर होगा। और एक एक जो आपके जो नुमाइंदे हैं उसको सब पर कुठाराघात होगा। क्या लगता नहीं है टकरार देखने को मिल सकती है? जिस प्रकार से वहाँ सीबीआई जाती है, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, ईडी की गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो ऐसे में क्या लगता है किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार खास करके बंगाल में इस मामले को सुलझाएंगे? और एक बात और बता दें कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो आप ही ने पहला मुद्दा उठाया कि पूरे देश लेवल में एसआईआर होना चाहिए। उसको लेकर के देश लेवल में अब तो घोषणा हो गई है कि धीरे धीरे करके हर स्टेट में अब क्यों नहीं होना चाहिए? तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि एक बार ही होना चाहिए ताकि कोई इधर का उधर, उधर का इधर ना जा पाए। एक ही बार एसआईआर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी भी है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसमें उसके ही मतदाता मतदान करें। दूसर की जगह क्या करके मतदान क्यों करेंगे? कोई गलतफहमी, कोई किसी के लाभ के पद पर बैठा करके किसी को और उसको मॉनिटरी इंटरेस्ट दे करके कोई अगर वोटर आई कार्ड बना लेता है, आधार कार्ड बना लेता है, तो उसकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप अगर उसको चिल्लाना तो स्वाभाविक है, उसके घर किसी और का था और उसमें जा कर के वो बैठे हुए और उसका घर का मालिक वो बना रहा है, तो निश्चित रूप से जिसका सही में घर है अगर वो आ गया है तो मांगेगा ना कि हमारा घर में दूसरा कोई क्यों बैठा हुआ है, हमारे घर में दूसरा क्यों है, हमारा घर का दूसरा लाभ क्यों ले रहा है, हमारा खेत का दूसरा लाभ क्यों लेगा? तो ये तो स्वाभाविक है। तो वो जो जिससे उसे किराया मिल रहा था अवैध रूप से, तो वो तो चिल्लाएगा ही। तो उसी तरह से उनको लाभ मिल रहा था, उसके वोटर उसको वोट कर रहे थे तो उसको लाभ मिल रहा था, तो वो तो चिल्लाएगी ही, परंतु कोई डरने वाला नहीं है। मैं ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद देता हूँ और उनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इस तरह का इन्होंने योजना, इस तरह का एकदम कठोरता के साथ एसआईआर करना चाहिए। आप तो ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं, विपक्षी दल तो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार आते रहती है जाते रहती है, याद रखें जितने भी इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, सरकार बदलेगी, कार्रवाई उनके ऊपर होगी। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही सब विपक्षी लोगों की मूर्खता का कारण ये ऐतिहासिक हार हुई है। यही मूर्खता के कारण उनको कहना चाहिए कि वो किसी के राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो स्वयंशासित संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसको कहना चाहिए कि मैं आग्रह करता हूँ ज्ञानेश कुमार से कि अच्छा से एसआईआर करें, कोई गलती ना हो जाए, ये कहना चाहिए उनको, ये कहना चाहिए।
परंतु अभी भी उनका डिरेल जो कहता है कि उनका जो चालक जो है, जो उनको स्क्रिप्ट लिख के देता है, उसको सबसे पहले बदले। स्क्रिप्ट जो लिख के देता है वो गलत लिख के दे रहा है। अगर उनको कुछ समझना है तो जनमानस की भावना को समझिए, वहाँ की जनता को समझिए, उनके दुखों को समझिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो उनको एक स्क्रिप्ट लिख के देता है उसी को आकर के पढ़ते हैं और जनमानस से उसका कोई लेना देना नहीं। वैसे ही है कि लाल मिर्च महंगा मिलता है, हरा मिर्च सस्ता मिलता है, तो ऐसा कीजिए कि हरा मिर्च छोड़ करके लाल मिर्च उपजाइए। लाल मिर्च ज़्यादा पैदावार वाला है, वैसा ही वो कर रहे हैं कि लाल मिर्च उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़, ये समझिए कि हरा मिर्च ही कुछ दिनों के बाद लाल मिर्च होता है। ये बात समझने की जरूरत है। तो उसको कुछ ज्ञान रहे तब तो समझे। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, चूंकि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, बिहार में एक कटु सत्य है, जाति है जो जाति ही नहीं। इस बार का मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे आप देख रहे हैं? खास करके अगर हम वर्गों की बात करें, चाहे अति पिछड़ा की बात करें, जनरल कास्ट की बात करें, या फिर पिछड़ा की बात करें, दलित की बात करें, महादलितों की बात करें, तो सबको भागीदारी दी गई है। और कहाँ कमियां रह गया है मंत्रिमंडल को लेकर के? नहीं, अब कमियां रह गई है। ईबीसी में थोड़ा और इसको विस्तार करना चाहिए था। 33% है तो 33% के हिसाब से हक भी 33% के हिसाब से मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कुछ बचे हुए एबीसी चेहरे हैं जो निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में देखना चाहिए, क्या लोग बिहार के जनता देखना चाहते थे, आप उनको लीजिए और अपना जो थोड़ी मोड़ी कमियां ईबीसी में कौन जातियों को और लेना चाहिए, खुल करके बोलिए ना। खुल करके मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे 3 बार का सबसे ज़्यादा वोट जीते हुए और कीर्तिमान बनाए हुए इस विधानसभा चुनाव में संजीव चौरसिया थे। इनको निश्चित रूप से इस मंत्रिमंडल में शामिल करते तो नवरत्नों में वो एक रत्न वो भी हो सकते थे। लेकिन पता नहीं किस कौन सा समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ है। मैं फिर भी इसको अच्छा नंबर देता हूँ, डिस्टिंक्शन देता हूँ, लेकिन 100 में 100 नंबर आता तो अच्छा रहता। 100 में 100 नंबर आता तो अच्छा। एसआईआर का पूरा देश लेवल पे धीरे धीरे करके विरोध होना शुरू हो चुका है। चाहे राजस्थान की बात करें, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के लोग पूरा सड़क पे उतर रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, क्या संकेत इसको देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो नहीं समझता हूँ कि सभी जगह से आ रहे हैं ऐसे संकेत वहीं से आ रहे हैं जहाँ जो कांग्रेसी लोग हैं और कांग्रेसी माओवादी लोग हैं। और हमारे वो प्रधानमंत्री देखे होंगे कि उनका भाषण सुने, बिहार में भी शुरू होने वाला है सर, बहुत जल्द सुन रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं अपने मंच से कि कांग्रेस पार्टी एक कैंसर पार्टी की तरह होते जा रही है, जो जहाँ जहाँ जाती है उसको निगल जाती है। तो अब उसको और कोई काम बचा नहीं है। और वही एक ऐसा सबसे सफल राजनेता मैं राहुल गांधी को ही समझता हूँ। क्यों? बीजेपी के लिए नहीं, क्यों समझता हूँ? सो समझिए कि ना उसको हार की चिंता, ना जीत की चिंता, ना पार्टी कहाँ जा रही है उसकी भी चिंता नहीं, जनता की चिंता नहीं, देश प्रेम की चिंता नहीं, राष्ट्र प्रेम की चिंता नहीं, राष्ट्र प्रेम का भावना नहीं, ये संस्कृति संस्कार की भावना उसमें जगता ही नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, उनको हमको समझ में नहीं आता है। और भारत में वो क्या चाहते हैं वो भी नहीं समझ में आता है। अगर विकास चाहते, जातिवाद को खत्म करना चाहते, संस्कृति को लाना चाहते, संस्कृति को बचाना चाहते, पता नहीं क्या चाहते। उनका व्यवहार जो है वो एकदम अलौकिक है और अपरिमेय है। अलौकिक है, अपरिमेय है, उसको कोई परिमेय में बांधा भी नहीं जा सकता। अलौकिक इसलिए कहते कि अभी कुछ बोलते, अभी तथ्यहीन कुछ बात कर देंगे, थोड़ा देर के बाद कुछ तथ्यहीन कुछ बात कर देंगे। इस तरह से ये संभव ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं। जनता उसकी बात को अब तक नहीं समझ पाई है। चलिए, हमारे साथ थे टीवी के दुनिया के बेताज बादशाह कहें तो खास करके डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर, जो अपने विश्लेषण से लोगों को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में हमारे सारे सवालों को जवाब दिया कि एनडीए का जो खास करके मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है उसमें ईबीसी की कहीं ना कहीं और भागीदारी दिखनी चाहिए। खास करके इन्होंने जिक्र किया एक समाज को लेकर के, जो कि कहीं ना कहीं तीसरी बार वो चुनाव जीत करके आए हैं, संजीव चौरसिया, उनको मंत्रिमंडल को लेकर के। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला फैसला लेती है। हो सकता है
कि उनके लिए कोई बड़ा स्वरूप रखा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बात तो तय है कि एसआईआर का विरोध धीरे धीरे करके देखना शुरू हो चुका है, चाहे जयपुर की बात करें या फिर जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने भी धमकी दे डाली है कि बंगाल में बिहार जैसा हालात होने नहीं देंगे। जिस प्रकार से बिहार में समथिंग 50 लाख से ऊपर लोगों को नाम काटा गया है एसआईआर का गंदा खेल खेल करके, चुनाव आयोग पे उन्होंने एलिगेशन लगाया है। लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए पूरे देश में एसआईआर हो के रहेगा और ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने ही पहला ऐसा शख्स है जो एसआईआर का मुद्दा को अगर हम बात करें तो पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एसआईआर को मुद्दा को लेकर के बंगाल और बात करते हैं खासकर ज्ञानेश कुमार के बीच में, तो ज्ञानेश कुमार ने भी साफ संकेत दे दिया कि एसआईआर हो करके रहेगा। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज, पटना बिहार।